नमस्कार, एबीपी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं जगविंदर पटियाल। सोमवार से शुक्रवार तक रात 9 बजे आप देखते हैं पब्लिक इंटरेस्ट, हिंदी न्यूज के प्राइम टाइम में अकेला ऐसा शो है जो छोटी आवाज का बड़ा मंच है। पटियाल का हर परीक्षण दर्शकों को जनहित की गारंटी देता है। आज सबसे पहले पटियाल चुनाव में बीजेपी की जीत के हैट्रिक फॉर्मूले का परीक्षण करेगा। पटियाल बताएगा कि कैसे 3 शब्द बीजेपी विजय के स्क्रिप्ट को तैयार करते हैं। वो 3 शब्द क्या हैं, कैसे काम करते हैं, कैसे विरोधियों को अपने ट्रैप में फंसा लेते हैं, ये पटियाल के साथ देखिए। साथ ही ये भी जानिए कि क्या देश में हर साल पीएम बदल सकता है, क्या पिछड़ों की आरक्षण लिस्ट में मुस्लिम शामिल हैं, और अगर वो शामिल हैं तो क्या वो अवैध ओबीसी हैं, और चुनाव में आज से नामदार और कामदार की जो एंट्री करवाई गई है उसका मतलब क्या है। दूसरा परीक्षण चुनाव आयोग के दांतों का होगा। आज इलेक्शन कमीशन ने पीएम मोदी और राहुल गांधी को नोटिस दिया है। आरोप संगीन है, लेकिन अंजाम क्या होगा। बड़े लोगों के खिलाफ चुनाव आयोग के पास कितनी ताकत है, क्या चुनाव आयोग के पास नाखून और दांत नहीं है। हर सवाल का जवाब पटियाल के साथ। पटियाल का तीसरा परीक्षण 2 सर्वे के बारे में है। पहला सर्वे हमें यह जानकारी देता है कि कैसे भारतीय जूतों की पहचान बदलने वाली है। दूसरा सर्वे हमें यह बताएगा कि मौत और महंगाई का मौसम से क्या रिश्ता है। चुनाव में वोटर को गर्मी से बचाने के लिए इंतजाम पक्के हैं, लेकिन क्या चढ़ते पारे में आम आदमी की जिंदगी को बचाने के लिए इंतजाम हुए भी हैं। पटियाल आज आपको घर बैठे खाने की डिलीवरी और रसोई में रखे हुए आपके मसालों के डेंजर का परीक्षण करके दिखाएगा। पंजाब में जोमेटो से आए डेथ केक में एक बड़ा खुलासा हुआ है, वो आप मेरे साथ जरूर देखिए और जानिए कि खाने पीने की चीजों में क्या सावधानी बरतने की जरूरत है। सबसे पहले पटियाल 2024 चुनाव की बात करने जा रहा है, खासकर प्रधानमंत्री मोदी के चुनाव स्टाइल को लेकर। आज आपको मैं बताऊंगा कि बीजेपी कैसे हर चरण के साथ अपना एजेंडा बदलती है, लेकिन इस रणनीति में 3 बातें कॉमन रहती हैं जो एक दूसरे के बाद आती हैं और आती ही रहती हैं। फिर सोच में पड़ गए होंगे आप, सुनते जाइए, सारी पिक्चर क्लियर कर दूंगा। 3 शब्दों का खेल है। पहला है भगवान, दूसरा है मुसलमान और तीसरा है अपमान। पहले चरण के चुनाव प्रचार में भगवान, मंदिर, धर्म और सांस्कृतिक पहचान जैसे शब्द खूब सुनने को मिले। राम मंदिर छाया रहा, राम नवमी भी छाई रही। चुनाव के दूसरे फेज की शुरुआत हुई तो प्रचार भगवान से होते हुए मुसलमान के मुद्दे पर शिफ्ट हो गया। ध्यान दीजिएगा, भगवान से मुसलमान। मंगलसूत्र संकट में आ ही गया। हिंदुओं की संपत्ति छीनने और बंटवारे का मुद्दा भी गर्म होने लगा। मुसलमानों का आरक्षण हर सभा की बड़ी खबर बन गया। कांग्रेस और बीजेपी पूरी तरह से मुसलमान की लड़ाई में लगे रहे। कल दूसरे चरण की वोटिंग होनी है। तीसरे चरण का चुनाव प्रचार आगे बढ़ेगा और इसी समय इलेक्शन कैंपेन में अपमान की एंट्री हो चुकी है। अब चुनाव प्रचार में अपमान कहां से आ गया, मैं आपको थोड़ी देर में यह बताऊंगा और भगवान मुसलमान के बाद अपमान की एंट्री का ट्रेलर भी दिखाऊंगा। आपकी संपत्ति का एक्सरे होगा, एक्सरे। जैसे ही मैंने ये देश के एक्सरे की बात की, नरेंद्र मोदी कांपने लग गया। उनको मोदी का अपमान करने में मजा आता है। जैसे उसको डर लगता है ना, वो झूठ बोलना शुरू कर देता है। ऐसी भाषा देश के प्रधानमंत्री के लिए बोलना ठीक नहीं है। एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक झूठ बोल रहा है। वे नामदार है, हम तो कामदार है। इस बार नहीं निकल पाएगा। इन नामदारों को कुछ मत कहो, हम कामदार सहन करने के लिए पैदा हुए हैं। जैसे ही उसको डर लगता है, वो कभी पाकिस्तान की बात करेगा, कभी चाइना की बात करेगा। और मैं चुपचाप सब गाली सहता था। तो मैं बड़ी श्रद्धा के साथ समंदर में गया,
बहुत नीचे गया, लेकिन कांग्रेस के शाहजादे ने उसका भी मजाक उड़ाया। अगर वो मुसलमान है तो उन्होंने रातों रात एक कागज निकालकर हस्ताक्षर करके उन सबको ओबीसी घोषित कर दिया। 1 ईयर 1 PM फॉर्मूला बना रहे हैं। ये गाली गलौज इसलिए हो रहा है क्योंकि मोदी 56 इंच का सीना तान करके खड़ा हो गया है। अपमान बहुत ही लीथल वेपन है। प्रधानमंत्री मोदी इसका बहुत ही मार्मिक इस्तेमाल करते हैं। यह चुनाव में इमोशन की एंट्री करवाता है। गुजरात चुनाव में नीच वाला एपिसोड याद होगा आपको। अपमान की रणनीति का पूरा परीक्षण करूंगा, लेकिन पहले बाकी के 2 चरण को समझ लीजिए आप। अपमान से पहले मुसलमान की पोजीशनिंग का अपना महत्व है। इसकी मदद से वोटर को 2 हिस्सों में बांटा जाता है और बार बार उन बातों को दोहराया जाता है जिससे लगे कि मुसलमान पावरफुल हो जाएंगे, और इसके पीछे एक राजनीतिक दल की ब्रांडिंग की जाती है। इस चुनाव में पार्टी है कांग्रेस और मुद्दे है मुसलमान आरक्षण। देश की संपत्ति पर मुसलमानों का पहला हक। इसके लिए कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, वही वाली शैली इस्तेमाल की जा रही है। सालों पुराने पूर्व प्रधानमंत्री का बयान लिया गया, कांग्रेस के घोषणा पत्र का हवाला दिया गया और फिर दक्षिण भारत में कांग्रेस के मुसलमान आरक्षण को मुद्दा बनाया गया। फिर इस पर कैसे सीमेंट किया गया वो भी सुनिए और समझिए। कांग्रेस सरकार ने कर्नाटका में जितने भी मुस्लिम समाज के लोग हैं, अगर वो मुसलमान है तो उन्होंने रातों रात एक कागज निकालकर हस्ताक्षर करके उन सबको ओबीसी घोषित कर दिया। उस ओबीसी समाज में इतने सारे नए डाल दिए कि ओबीसी समाज को जो आरक्षण मिलता था वो उनसे छीन लिया, चोरी छुपी से छीन लिया, और जो मुसलमानों को नया ओबीसी बना दिया था, गैर कानूनी तरीके से बना दिया था, संविधान के विपरीत बना दिया था, उस मुस्लिम समाज को ओबीसी को जो मिलता था वो लूट करके उनको दे दिया। माना जाता है कि जब बार बार चुनावी मंच से मुस्लिम आरक्षण का दावा किया गया तो इससे हिंदू वोट का ध्रुवीकरण हुआ, हिंदू का तुष्टीकरण हुआ। लेकिन इस मुस्लिम आरक्षण की सच्चाई क्या है, इससे किसी को क्या कोई मतलब नहीं है। अब पटियाल आपको इस मुसलमान वाले पॉलिटिकल प्लान का सच भी बताएगा। क्या वाकई कांग्रेस कर्नाटक में ओबीसी कोटे में मुसलमानों को आरक्षण दे रही है? कर्नाटक में ओबीसी के लिए है 32% आरक्षण यानी कोटा। 1995 में देवेगौड़ा सरकार ने कर्नाटक में मुसलमानों के लिए आरक्षण की शुरुआत की, जो अब बीजेपी के जोड़ीदार हैं। कर्नाटक में ओबीसी कोटे के अंदर ही मुस्लिम समाज को 4% रिजर्वेशन दिया गया। एक स्पेशल 2B कैटेगरी के तहत मुसलमानों को आरक्षण दिया गया। 2023 में कर्नाटक की बीजेपी सरकार ने मुस्लिम आरक्षण को खत्म कर दिया, लेकिन कर्नाटक की मौजूदा कांग्रेस सरकार ने पूरे मुस्लिम समाज को ओबीसी में शामिल कर लिया। बीजेपी का आरोप है कि कर्नाटक में कांग्रेस ने मुसलमानों को गलत तरीके से ओबीसी में शामिल किया है और 4% की बजाय अलग अलग कैटेगरीज में मुसलमानों को करीब 16% आरक्षण दे रही है। इसके अलावा अब पटियाल आपको मुसलमान वाले नैरेटिव की दूसरी सच्चाई दिखाएगा, जो आपको कोई और नहीं बताएगा। कर्नाटक की बात खूब हो रही है, ठीक है, लेकिन केंद्र में ओबीसी की जो लिस्ट है उसमें कितने मुसलमान हैं, इस पर सबने चुप्पी साध रखी है। पटियाल बताता है अब आपको। केंद्र सरकार की पिछड़ा वर्ग सूची में मुसलमानों की 115 जातियां शामिल हैं, लेकिन केंद्र सरकार की अनुसूचित जाति और जनजाति की लिस्ट में दलित ईसाई और दलित मुसलमान नहीं है, क्योंकि
भारत में ईसाई और मुसलमान कभी भी ऐतिहासिक अन्याय का शिकार नहीं हुए हैं। ऐसे में राज्य की ओबीसी लिस्ट में मुसलमान हैं और केंद्र की ओबीसी लिस्ट में भी मुसलमान हैं, तो फिर सवाल उठता है कि कर्नाटक स्टेट लिस्ट अवैध कैसे और क्यों है, जबकि दोनों की आरक्षण की लिस्ट में डालने का आधार धर्म नहीं है। लीगल एक्सपर्ट से इसका जवाब सुनिए। सभी मुसलमानों को बैकवर्ड मान लेना ये सामाजिक न्याय की जो व्यवस्था है उस न्याय व्यवस्था के खिलाफ है। तो अब तीसरा, सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी मैटर पेंडिंग है रिजर्वेशन का, तो उन परिस्थितियों में जो ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स आ रहे हैं कि धर्म आधारित जो है आप ओबीसी रिजर्वेशन देंगे, वो जो मूल प्रावधान है, बेसिक स्ट्रक्चर जो संविधान का है, उस बेसिक स्ट्रक्चर का वायलेशन है। और इसीलिए जो है जो बात हो रही है कि नहीं दिया जा सकता है या अवैध है, और इसी बात को इसी तर्ज पर कह करके आप देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ एक बार नहीं, जब मराठा रिजर्वेशन की बात उठी थी तब भी सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया था कि किसी भी परिस्थिति में एक तो रिजर्वेशन का जो 50% का कैप है वो खत्म नहीं होगा, और दूसरा आप ये जो रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन दे रहे हैं या आप मराठा रिजर्वेशन की बात करें, वो जो है सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था के खिलाफ है। कांग्रेस पर प्रधानमंत्री के आरोपों के चलते मुसलमान शब्द दूसरे दौर का सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है। सारी बहस मजबूत इकोनॉमी, मजबूत देश और विकास से शिफ्ट होकर मुसलमानों पर जा टिकी है। इसीलिए कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खरगे जी ने प्रधानमंत्री मोदी को यह चिट्ठी लिखी है। अपनी चिट्ठी में खरगे ने लिखा है कि पीएम से मिलकर खरगे उन्हें कांग्रेस के घोषणा पत्र के बारे में समझाना चाहते हैं कि समाज में आर्थिक समानता लाने के लिए कांग्रेस ने जो वादे किए हैं उनका मतलब वो नहीं है जो प्रधानमंत्री मोदी अपनी रैलियों में बता रहे हैं। इसके अलावा खरगे का इरादा मोदी के नैरेटिव को अपने पाले में लाने का है। कल आपको पटियाल ने यह बताया था कि संपत्ति वाले मुद्दे पर कांग्रेस मोदी को घेर रही है। कांग्रेस का आरोप है कि मोदी काल में केवल कुछ लोगों के पास पूरा पैसा जा रहा है, बड़ी आबादी के पास कुछ नहीं है। हाल के दिनों में कई रिपोर्ट भी आई हैं जिनमें अमीर और गरीब के बीच खाई बढ़ने का दावा किया गया है। ऐसे में कांग्रेस कहना चाहती है कि वो मोदी काल में अमीर हुए लोगों का सर्वे करवाएगी और पैसा गरीबों को देगी। इसकी पुष्टि आज राहुल के एक सोशल मीडिया संदेश से भी हुई है। राहुल गांधी ने मोदी सरकार के 10 साल को मित्रकाल बताया है। संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए इस चुनाव में मित्रकाल से निकलकर हिंदुस्तानियों की सरकार बनाने के चुनाव में लोकतंत्र का अपना कर्तव्य निभाइए। कांग्रेस के साथ आइए, हाथ का बटन दबाइए। जय हिंद, ये राहुल गांधी ने लिखा है, ये उनका पक्ष है। यहां पटियाल आपको मुसलमान वाले नैरेटिव में जो मंगलसूत्र और मुसलमान का एनकाउंटर हुआ उसके बारे में कुछ नई जानकारियां देना चाहता है। मोदी जी कह रहे हैं कि कांग्रेस वसीयत टैक्स लगा देगी, संपत्ति लेकर मुसलमानों में बांट देगी, लेकिन क्या वाकई कोई सरकार प्राइवेट प्रॉपर्टी को कब्जे में लेकर उसे पब्लिक में बांट सकती है? यही सवाल आजकल सुप्रीम कोर्ट के सामने भी है। अदालत में 9 जजों की बेंच इसकी सुनवाई कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत अहम टिप्पणी की है इस मामले में। चीफ जस्टिस ने कहा है, समाज में समानता और बदलाव की संविधान की मूल भावना है। समाजवाद में किसी भी संपत्ति को निजी नहीं माना गया है। यह कहना गलत होगा कि किसी शख्स की निजी संपत्ति पर किसी संगठन या सरकार का हक नहीं हो सकता है। यह भी नहीं कहा जा सकता है कि जनहित के लिए सरकार इसे अपने कब्जे में नहीं ले सकती है। यह चीफ जस्टिस की टिप्पणी है, लेकिन फिर भी संविधान प्राइवेट प्रॉपर्टी के पब्लिक यूज पर बहुत अलर्ट है। इसे यूं ही ब्रीच नहीं किया जा सकता है। रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन पर प्रधानमंत्री मोदी का एक आइडिया मुझे याद आ रहा है। पश्चिम बंगाल के कृष्णानगर राजघराने की राजमाता अमृता रॉय से पीएम मोदी ने बात की थी और कहा था कि ईडी की छापेमारी में जो पैसा मिला है उसे गरीबों तक वापस कैसे पहुंचाया जाए, इस पर वो कानूनी विकल्प खोज रहे हैं। हाँ जी, मैं एक लीगल एडवाइस ले रहा हूँ। हाँ प्लीज बोलिए। हमने बंगाल में ये ईडी वालों ने करीब 3000 करोड़ रुपया इनका अटैच किया हुआ है। अब ये पैसा गरीब आदमी का पैसा है। किसी ने शिक्षक होने के लिए पैसा दिया, किसी ने क्लार्क होने के लिए पैसा दिया। तो मैं जो लीगल एडवाइस रह रहा हूँ, तो मेरी इच्छा ये है, अगर मुझे लीगल एडवाइस मिलेगी तो नई सरकार बनते ही
जो भी कानूनी प्रावधान करना पड़ेगा, कुछ नियम बनाने पड़ेंगे, तो मैं ये जो 3,000 करोड़ रुपया है, जो गरीब लोगों का पैसा है, और जिसने इस प्रकार का पैसा रिश्वत में दिया है, उन सबको मैं वापस पैसा करना चाहता हूं। वैसे सैम पित्रोदा का भी यही दावा है कि वो रिसोर्स रीडिस्ट्रीब्यूशन पर अमेरिका के विरासत कानून को एक आइडिया की तरह ही पेश कर रहे थे। भगवान, मुसलमान और अपमान की हैट्रिक के परीक्षण और असर पर अगर आपको विश्वास नहीं है, तो अब जो पटियाल दिखाने जा रहा है आपको, उसे ठीक से समझ लीजिए। जब से लोकसभा चुनाव में संपत्ति वाला सिक्का उछाला गया है, तब से गूगल पर इनहेरिटेंस टैक्स यानी विरासत टैक्स सबसे ज्यादा सर्च किए जाने वाला टॉपिक बन चुका है। भारत में विरासत टैक्स की सर्च के पिछले 20 साल के सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। जिन सैम पित्रोदा की जुबान से यह शब्द निकला है, उनको भी गूगल पर खूब सर्च किया जा रहा है। सैम पित्रोदा का नाम भी इस वक्त 5 साल की सर्च डेटा में सबसे टॉप पर है। अब वक्त है अपमान के परीक्षण का। हिंदू भगवान आस्था को एकजुट करता है, मुसलमान उसे मजबूत करता है, और फिर अपमान उसे वोट में बदल देता है, क्योंकि ध्रुवीकरण और तुष्टीकरण से संतुष्ट वोट बैंक अपने नेता का अपमान बर्दाश्त नहीं कर पाता। वो गाली का जवाब वोट से देता है। देखिए चुनाव में अपमान के चरण की शुरुआत। आपने सुना होगा, इन दिनों कांग्रेस के शहजादे, अब आजकल वो जरा इतने चिंतित है कि आए दिन उनको मोदी का अपमान करने में मजा आता है। मोदी के लिए भला बुरा कहना उनको मजा आ रहा है। वो कुछ भी बोलते जा रहे हैं। ऐसी भाषा देश के प्रधानमंत्री के लिए बोलना ठीक नहीं है। आपको पता है, वे नामदार है, हम तो कामदार हैं। और नामदार तो कामदार को सदियों से ऐसे ही गाली गलौज करते आए हुए हैं, ऐसे ही ठोकर मारते आए हुए। इन नामदारों को कुछ मत कहो। हम कामदार सहन करने के लिए पैदा हुए हैं। हम सहन करेंगे, सहन भी करेंगे और मां भारती की सेवा भी करेंगे। अपमान के गोंद से जब वोटर लीडर से चिपक जाता है, तो नेता की हर बात पर विश्वास करता है। फिर नेता अपने राजनीतिक फायदे के हिसाब से नैरेटिव गढ़ने और फैलाने का काम आसानी से कर पाते हैं। एक और उदाहरण देखिए। मोदी बार बार पूछ रहा है कि भाई बताओ तुम्हारा नेता कौन, किसको सुपुर्द करे। तो बोलते हैं उन्होंने फॉर्मूला बनाई है। उन्होंने फॉर्मूला बनाई है कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा। कहा जा रहा है कि ये लोग 1 ईयर 1 PM फॉर्मूला बना रहे हैं। यानी 1 साल 1 PM, दूसरे साल दूसरा PM, तीसरे साल तीसरा PM, चौथे साल चौथा PM, 5वें साल 5वां PM। बताओ भाई क्या होगा देश का। और मजा क्या होगा फिर। जो एक ऊपर बैठेगा ना, 4 लोगों को कुर्सी की टांग पकड़ करके बैठ जाएंगे और मौके की तलाश में रहेंगे कि इसका साल पूरा कब होता है। पटियाल के भगवान, मुसलमान और अपमान की हैट्रिक को आप याद रखना। हमेशा चुनाव में यह फार्मूला आपको जरूर मिलेगा। अब पटियाल चुनावी हिट के कथित हेट स्पीच का परीक्षण करेगा। मेरे परीक्षण का आधार चुनाव आयोग के 2 नोटिस और 2 बड़े किरदार हैं। पहला किरदार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और दूसरा कांग्रेस लीडर राहुल गांधी। पीएम मोदी और राहुल गांधी को स्पीच पर चुनाव आयोग ने नोटिस भेजा है। दोनों पर चुनावी भाषणों में नफरत फैलाने का आरोप है। आयोग ने बीजेपी और कांग्रेस से स्पष्टीकरण मांगा है। 29 अप्रैल सुबह 11 बजे तक की डेडलाइन है। बीजेपी और कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष को इस पर जवाब देना होगा।
चुनावी भाषणों में नफरत फैलाने पर आयोग का एक्शन क्यों हुआ? आयोग के इस नोटिस की अहम बातें आखिरकार क्या हैं, उनको जान लीजिए। जनप्रतिनिधि कानून के सेक्शन 77 के तहत यह एक्शन लिया गया है। इसी सेक्शन में बीजेपी और कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष को नोटिस भेजा गया है। आयोग ने जो बड़ी बातें कही हैं उनका परीक्षण करना भी बहुत जरूरी है। चुनाव आयोग ने कहा है कि ऊंचे पदों पर बैठे लोगों के चुनावी भाषणों का असर ज्यादा गंभीर होता है। स्टार प्रचारकों की फौज उतारने के लिए पार्टी अध्यक्ष जिम्मेदार हैं। कैंडिडेट के काम की पहली जिम्मेदारी राजनीतिक दलों की है, खासतौर पर स्टार कैंपेनर्स के मामले में। चुनाव आयोग में राहुल और मोदी की शिकायत किसने की, अब यह भी समझ लीजिए। मोदी के भाषण के खिलाफ कांग्रेस चुनाव आयोग गई, वहां जाकर शिकायत की, और राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी गई थी। दोनों पार्टियां दोनों नेताओं के खिलाफ गई, एक दूसरे के खिलाफ। पीएम मोदी और राहुल गांधी के वो कौन से बयान हैं जिनकी शिकायत की गई है, अब आपको वो सुनवा देते हैं। पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। हिंदुस्तान के सबसे अमीर 22 लोगों के पास उतना ही धन है जितना 70 करोड़ लोगों के पास है। अगर आप गरीबी रेखा के नीचे हो, आपके बैंक अकाउंट में हर साल 1 लाख रुपया, 8,500 रुपया महीने का खटाखट 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 आता रहेगा। एक झटके से हिंदुस्तान से हम गरीबी को मिटा देंगे। इन बयानों में आपत्ति का आधार क्या है, अब पटियाल से वो भी सुन लीजिए आप। धर्म और जाति पर लोगों के विभाजन की कोशिश, धार्मिक आधार पर संपत्ति के बंटवारे की बात, तीसरी बात समुदाय भाषा के आधार पर नफरत फैलाना, ध्रुवीकरण के लिए समाज को बांटने का नैरेटिव, ये आधार हैं इन शिकायतों पर नोटिस के। कारण और भाषण दोनों पता चल गए, लेकिन अब सवाल क्या है? सवाल यह है कि नेताओं पर अगर वोट के लिए धर्म और जाति के आधार पर देश को बांटने का आरोप है तो चुनाव आयोग क्या एक्शन ले सकता है? राहुल और पीएम मोदी के खिलाफ क्या चुनाव आयोग कार्रवाई करेगा? चुनाव आयोग एक्शन ले भी सकता है या फिर केवल चेतावनी ही दे सकता है? राहुल मोदी के खिलाफ शिकायत के बाद अगला प्रोसीजर क्या हो सकता है? मैंने पूर्व इलेक्शन डायरेक्टर के सामने यही मुद्दा रखा। उन्होंने जो कहा वो आप ध्यान से सुनना। जब भी कोई किसी तरह का मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन करता है तो उसके बारे में शिकायत की जाती है। जो पार्टियां हैं आपस में एक दूसरे की शिकायत करती हैं, वो कमीशन को करती हैं और जिला निर्वाचन अधिकारी को भी करती हैं। उसमें यह प्रोसीजर है कि सबसे पहले जो शिकायत आती है इलेक्शन कमीशन के पास, उसकी सत्यता को जांचने के लिए और उसमें क्या फैक्ट है उनको जानने के लिए जिला अधिकारी से रिपोर्ट मांगी जाती है। जिला अधिकारी अपनी रिपोर्ट जो है ऑब्जर्वर के थ्रू और सीईओ को भेजता है, यानी जो प्रदेश के अंदर हमारे सीईओ हैं बैठते हैं, चीफ इलेक्टोरल अफसर, उनको भेजता है और उसके बाद वो उसकी रिपोर्ट को कंपाइल करके अपने कमेंट्स के साथ में वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भेजते हैं और इसको पूरा अध्ययन किया जाता है इलेक्शन कमीशन में कि किस सेक्शन और किस आरपी एक्ट के उल्लंघन किया गया है। इसलिए उसके बाद उनको नोटिस जारी किए जाते हैं। जब ये पूरी रिपोर्ट्स आ जाएगी तो कमीशन इसको जांचेगा। जांचने के बाद जो भी अंडर रूल बनता है उस रूल के तहत इनको प्रावधान है उसके अंतर्गत उसको कहा जाएगा, इन राइटिंग भेजा जाएगा उनके अध्यक्षों को कि वो अपने स्टार कैंपेनर को, जो उनके स्टार कैंपेनर हैं जिनकी लिस्ट उन्होंने दी है, उनको अंडर रूल 77 सेक्शन 1951 के अंतर्गत तो उनको जो है उनके जो चीफ हैं पार्टी के, जो अध्यक्ष हैं पार्टियों के, वो उनको अपना स्टार कैंपेनर रहने देते हैं या नहीं देते, ये देखना होगा। उनको हटाना पड़ता है अगर वो उस एमसीसी कोड का उल्लंघन कहीं पर हुआ है। और दूसरी बात यह है कि आगे चल के देखती है इलेक्शन कमीशन कि इनमें क्या सच्चाई है, क्या फैक्ट्स है, उसके तहत उसका अपना अगला डिसीजन होता है। जो लोग कहते हैं कि चुनाव आयोग कुछ खास नहीं कर सकता, उनको पटियाल कुछ बताना चाहता है।
1999 में शिवसेना चीफ बाल ठाकरे पर भड़काऊ भाषण देने में एक्शन हुआ। 6 साल चुनाव लड़ने पर बैन और वोटिंग राइट्स खत्म हुए थे। 2003 में पंजाब के तत्कालीन सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह पर चुनाव प्रचार के लिए सरकारी प्लेन के दुरुपयोग का आरोप लगा। चुनाव आयोग ने पूरा खर्चा अमरिंदर सिंह से वसूला था। 2019 में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पर भड़काऊ भाषण देने में 72 घंटे का बैन लगा था। 2019 में ही मायावती पर भी कार्रवाई हुई थी। भड़काऊ भाषण देने के लिए 48 घंटे चुनाव प्रचार पर बैन लगा था उनके। अब पटियाला आपको पिछले 1 महीने का डाटा दिखाएगा, जिसमें आपको चुनाव आयोग की स्ट्राइक रेट की स्पीड समझ आ जाएगी। राजनीतिक दलों की 200 शिकायतें आयोग के पास पहुंची, 169 का निपटारा हुआ। इलेक्शन कमीशन का स्ट्राइक रेट कितना रहा? 85%, यानी तुरंत निपटा दी गई। अब पार्टी वाइज इलेक्शन कमीशन का स्ट्राइक रेट देख लीजिए। पहले बीजेपी की बात कर लेते हैं। बीजेपी ने 51 शिकायतें की, 38 पर एक्शन लिया गया, स्ट्राइक रेट रहा 75%। अब बात कांग्रेस की कर लेते हैं। 59 शिकायतें दी कांग्रेस ने, 51 पर एक्शन, स्ट्राइक रेट रहा 86%। अब बाकी दलों की बात कर लेते हैं। बाकी दलों ने 90 शिकायतें दी, 80 पर एक्शन हुआ और स्ट्राइक रेट रहा 89%। तो ये था पार्टी वाइज आपको तमाम शिकायतों पर हुई कार्रवाई की डिटेल। अब पटियाला आपको एक ऐसा आंकड़ा बताने जा रहा है जिसे सुनकर आप गर्व भी महसूस कर सकते हैं और चिंता में भी पड़ सकते हैं। चुनाव आयोग के पास जनता की शिकायतें जाती हैं, ये आपको पता ही होगा। चुनाव आयोग ने जनता की शिकायतों का निपटारा जिस स्पीड से किया है वो तो ऐतिहासिक है। सुनिए, जनता से मिली कुल शिकायतों का 92% हिस्सा चुनाव आयोग ने 1 घंटा 40 मिनट में ही निपटा दिया। मतलब प्रति मिनट 2678 शिकायतें निपटाई गई। अब इतनी तेज स्पीड कहीं और आपने देखी है? चुनाव आयोग के पास शक्ति है, वो प्रभावी कदम उठा सकता है, बस टाइमिंग का ख्याल रखना होगा, क्योंकि इंसाफ में देरी अन्याय से खराब मानी जाती है। अब पटियाल पब्लिक इंटरेस्ट की 2 चुनौतियों का परीक्षण करने जा रहा है। पब्लिक के लिए पहली चुनौती है सही जनप्रतिनिधि का चयन करना और दूसरी चुनौती है खुद को भीषण गर्मी से बचाकर रखना। यह मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पहले चरण की वोटिंग ने चुनाव आयोग और नेताओं की चिंता बढ़ा दी है। कारण है कम वोटिंग प्रतिशत और गर्मी। इसीलिए चुनाव आयोग मौसम विभाग के साथ तालमेल बिठाकर वोटर को गर्मी और लू से बचाने में जुटा है। इसके लिए टास्क फोर्स का भी गठन कर दिया गया है। टास्क फोर्स वोटिंग के 5 दिन पहले मौसम की समीक्षा करेगी। चुनाव आयोग के साथ साथ राजनीतिक दलों को भी अब खुद से ज्यादा वोटर की चिंता है। फिलहाल तो वोटर ही भगवान है, इसलिए वोटर की जितनी सेवा की जा सकती है उतनी कम। लेकिन पटियाल का परीक्षण चुनाव के बाद वाली पब्लिक की चिंताओं को लेकर भी है। Number one, we want to have an assessment. हम हीट वेव का असेसमेंट हर फेज के हिसाब से करना चाहते हैं और उसी हिसाब से हमारे वोटर्स के लिए सुविधा तैयार करना चाहते हैं। हम सरकार, राजनीतिक पार्टियों, वोटर्स, बूथ वर्कर्स सभी को एडवाइजरी जारी करेंगे। इसके अलावा पिछली बार के मुकाबले हीट वेव ज्यादा होगी, तो हर बूथ पर हीट वेव का सामना करने के लिए तैयारियां करेंगे। देश चुनावी मोड में है। कल दूसरे चरण का मतदान होना है। प्रचंड गर्मी में वोटर मतदान केंद्र तक कैसे पहुंचेगा, उसे हर हाल में पहुंचाना है। लोकतंत्र के इस महापर्व में हर किसी को शामिल होना चाहिए, क्योंकि ये हर भारतीय की जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी तो एक और है, आम आदमी को भीषण गर्मी से बचाने की, और ये जिम्मेदारी सरकार को भी हर हाल में निभानी चाहिए। दरअसल उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, बंगाल, उड़ीसा, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश समेत देश के कई राज्यों में हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है। यूपी के 30 जिलों में पारा 46 डिग्री तक पहुंचने की आशंका है। अभी तो चुनाव है। हीट वेव से वोटर को बचाने के लिए तमाम तरह की तैयारियां की जा रही हैं, लेकिन चुनाव के बाद आम आदमी का क्या होगा, ये आपको आगे बताऊंगा। पहले आम आदमी की जिंदगी में आए भूचाल पर एक इंटरनेशनल रिपोर्ट का परीक्षण देखिए। तापमान की तेजी और ग्लोबल वार्मिंग के लिए हमें अलार्मिंग सिचुएशन है, इसको लेकर वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने एक रिपोर्ट तैयार की है। क्या कहती है वो रिपोर्ट? रिपोर्ट कहती है साल 2023 में एशिया ने तूफान और बाढ़ जैसी 79 मौसमी आपदाएं झेली हैं। इन आपदाओं ने 90 लाख लोगों को सीधे तौर पर प्रभावित किया है, और दुखद बात यह भी है कि बाढ़, बारिश, तूफान और हीट वेव से इस दौरान 2000 लोगों की मौत भी हो गई। रिपोर्ट के मुताबिक एशिया ग्लोबल एवरेज के मुकाबले ज्यादा तेजी से उबल रहा है। 1961 से लेकर 1990 के बाद एशिया में
वार्मिंग ट्रेंड दुगना हो चुका है और इसका सबसे बड़ा कारण है सरफेस का टेम्परेचर बढ़ना, ग्लेशियर्स का सिकुड़ना और समंदर का लेवल बढ़ना। भारत में पिछले साल तापमानी तपिश और आसमानी आफत से खूब तबाही मचाई। अप्रैल से लेकर जून महीने तक 2023 में देश के अलग अलग हिस्सों में 110 लोगों की हीट वेव के कारण मौत हो गई। इस दौरान यूपी के बलिया देवरिया में बीमारियों से ग्रसित बुजुर्गों की सबसे ज्यादा मौतें हुई। दोनों जिलों का तापमान भी औसत 43 डिग्री तक पहुंच गया था। अगस्त 2023 में बाढ़ बारिश से हिमाचल उत्तराखंड में 25 लोगों की जान चली गई। अक्टूबर में सिक्किम में ग्लेशियर फटने से 40 लोगों की मौत हो गई थी। दिसंबर में मिचोंग तूफान से आंध्र में 22 लोगों की जान चली गई थी। बाढ़ बारिश और लू की चपेट में आने से हजारों लोग मारे जाते हैं। चिंता किसे है, सत्ताधीशों को या पर्यावरण के नाम पर ग्लोबल संगठन चला रहे मठाधीशों को? वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट से सबसे बड़ा सवाल यह निकलकर सामने आता है कि भारत के लिए सिचुएशन कितनी अलार्मिंग है। इसका जवाब जानने के लिए हमारी संवाददाता मेघा उपाध्याय ने आईएमडी के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर नरेश कुमार से बात की है। आप भी सुन लीजिए। हमारा यही अनुमान था, इस बारी जो टेम्परेचर्स हैं वो अबव नॉर्मल रहने का अनुमान है। उसके साथ भी जो हीट वेव डेज हैं वो भी ज़्यादा रहने का अनुमान है। अगर हम अभी अप्रैल की बात करें तो अभी अप्रैल में जो हीट वेव्स प्रिवेल कर रही है मेजरली ईस्ट इंडिया में प्रिवेल कर रही है। मैं आपको इस चित्र के माध्यम से समझाना चाहूँगा। इस समय जो सबसे ज़्यादा अलार्मिंग है वो वेस्ट बंगाल पे है। वेस्ट बंगाल में कंटिन्यूज एक वीक से हीट वेव कंडीशन प्रिवेल कर रही है। जब आपका हीट वेव तो नहीं होता लेकिन टेम्परेचर सामान्य से ज़्यादा रहते हैं और ह्यूमिडिटी हायर साइड रहती है, तो उस समय लोग डिस्कम्फर्ट फील करते हैं। वो हमने केरला, कोस्टल कर्नाटका, तमिलनाडु इन इलाकों के लिए और बाकी जो कोस्टल आंध्र प्रदेश है जहाँ पे हीट वेव नहीं दिया वहाँ के लिए हमने हॉट एंड ह्यूमिड का वार्निंग दे रखा है। बाढ़, बारिश, तूफान, हीट वेव सिर्फ लोगों की जान ही नहीं ले रहे हैं बल्कि आर्थिक तौर पर भी कमजोर कर रहे हैं। क्या आप जानते हैं गर्मी बढ़ने से महंगाई भी बढ़ती है? चलिए आपको तापमान और महंगाई का कनेक्शन समझाता हूं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी मंथली रिपोर्ट में गर्मी की वजह से महंगाई बढ़ने की तरफ इशारा किया है। रिजर्व बैंक के मुताबिक ज्यादा गर्मी बढ़ने से खाद्य पदार्थों के दाम बढ़ सकते हैं। मौसम विभाग पहले ही सामान्य से ज्यादा मानसून की आशंका जता चुका है। ऐसे में अगर मानसून बिगड़ा तो महंगाई सूचकांक भी बिगड़ जाएगा। वैसे भी सीपीआई यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स मार्च में घट गया है और ये कितना हो गया है? 4.9%, जो पिछले 2 महीनों में औसत 5.1% था। दिसंबर 2023 में सीपीआई पीक पर यानी 5.7% था। प्राकृतिक आपदाओं की वजह से देश की जीडीपी को भी करीब 2% का नुकसान होता है। भारत सरकार के आर्थिक सर्वेक्षण 2018 में यह अनुमान लगाया गया कि जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों के कारण करीब 83,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के मुताबिक मौसमी आपदाओं के चलते भारत में पिछले 51 साल में 1,38,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। कितना बड़ा आंकड़ा है ये। प्राकृतिक आपदाएं एक्ट ऑफ गॉड होती हैं, लेकिन इन आपदाओं में कम से कम नुकसान हो इसके लिए सरकार को एक्ट करना बहुत जरूरी होता है। इसीलिए पटियाल ने शुरू में ही कहा था, चुनाव में वोटर को भगवान मान लिया जाता है लेकिन चुनाव के बाद उससे दूरी क्यों बना ली जाती है। चलिए अब आपको एक और रिपोर्ट दिखाता हूं। अच्छे दिनों का नारा तो आपने खूब सुना होगा, लेकिन पटियाल अब आपके सुहाने दिनों का परीक्षण करेगा। सुहाने दिन वो होते हैं जो हम अपने परिवार या दोस्तों के साथ कहीं बाहर घूमने में बिताते हैं। अब संकट आपके सुहाने दिनों पर भी है। जलवायु परिवर्तन की वजह से लोगों के सुहाने दिन घटते जा रहे हैं। एक रिपोर्ट आई है MIT की और इस रिपोर्ट में यह कहा गया है कि अगले 75 साल में भारत में सुहाने दिन 140 से घटकर 69 रह जाएंगे। दरअसल इन दिनों को आउटडोर डे कहा जाता है। आउटडोर डे 24 घंटे का वो वक्त है जिसमें बाहर घूमने पर ना तो कोई आपको ज्यादा गर्मी लगे और ना ही ठंड। मतलब इन दिनों में लोग आराम से बाहर जाकर घूम फिर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। नुकसान चारों तरफ हो रहा है। जलवायु परिवर्तन भारत के लिए कितना बड़ा चैलेंज है और तापमान से होने वाले नुकसान से बचने के लिए सरकार को क्या करना चाहिए, इस सवाल के जवाब के लिए पटियाल ने पर्यावरणविद पद्मश्री डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी से बात की। चुनौती हमको और सरकारों के बीच में होनी चाहिए कि अगर इस देश में 22 से 23% ही वन बचे हों
और दुनिया में 31% बचे हों और सारी दुनिया गर्म हो रही हो, तो एक ही सबसे बड़ा तोड़ है, वो यह है कि वनाच्छादित होने के लिए गंभीर होना पड़ेगा, और वो भी वो वन जिनका प्रकृति से लेना देना है। दूसरी बड़ी बात जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, नदियाँ अगर वो चलती रहती हैं, वर्षा जनित नदियाँ, तालाबों में पानी रहता है, वो भी एक नियंत्रण करते हैं। ये दोनों ही हमने खो दिए। तो अब आप ये मान के चलिए कि हम किस बात को निमंत्रण दे रहे हैं कि आने वाले समय में गर्मी बढ़ती चली जाएंगी, और अगर हमें कहीं स्थायी कोई समाधान चाहिए तो प्रकृति के संसाधनों को पनपाने के गंभीर तरीके से सोचना होगा, क्योंकि अब हमारे पास और कोई विकल्प नहीं है कि हम मौसम को बदलते रुख को हम कहीं और बदल दें। ये तो एक गंभीर विषय बन चुका है। लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण की वोटिंग 1 जून को होगी। इस दौरान देश प्रचंड गर्मी का प्रकोप झेल रहा होगा। पोलिंग बूथ पर कूलर और ठंडे पानी की व्यवस्था की जा रही है। राजनीतिक दल गुजारिश कर रहे हैं कि वोटर के लिए मतदान केंद्र पर टेंट भी लगाए जाएं ताकि वो छांव में आराम से मतदान कर सके। लेकिन चुनाव के बाद आम आदमी को गर्मी से बचाने के लिए सरकार की क्या तैयारी है? क्या लोगों को गर्मी और लू से बचाने के लिए कूलर और ठंडे पानी की कितनी व्यवस्था की जाती है? कभी सोचा आपने? भीषण गर्मी में मरता आम आदमी सरकार के लिए वोट रूपी भगवान क्यों नहीं है? राजनीतिक दलों का मैनिफेस्टो आपने देखा होगा। पटियाल की गारंटी है, टेंशन बढ़ाने वाले तापमान का मुद्दा आपको किसी भी मैनिफेस्टो में नहीं मिलेगा। बाढ़ में आपका घर बह जाता है, परिवार के लोग डूब जाते हैं, आर्थिक नुकसान हो जाता है, किसी को चिंता नहीं। वोट चाहिए, इसलिए लोगों की चिंता सिर्फ चुनाव में ही होती है। अब पटियाल आपके लिए किचन में छिपे डेंजर मसालों का परीक्षण करेगा। सिंगापुर और हांगकांग से निकली शिकायत भारत पहुंच गई है। किचन में मसालेदानी सवालों के घेरे में आ गई है। एवरेस्ट और एमडीएच ब्रांड के मसाले घर घर की किचन में मिल जाएंगे, लेकिन इन मसालों पर सबसे पहले सिंगापुर और हांगकांग सरकार ने आरोप लगाए हैं। दावा है कि एमडीएच और एवरेस्ट के मसालों में जहरीला पदार्थ एथिलीन ऑक्साइड पाया गया है, जिसके बाद वहां इन मसालों के 4 प्रोडक्ट्स की बिक्री पर रोक लगा दी गई है। दावा यह भी किया जा रहा है कि मसालों में मिले केमिकल से कैंसर होने का खतरा है। सिंगापुर और हांगकांग सरकार के एक्शन के बाद भारत सरकार की संस्था FSSAI भी एक्टिव हुई है। उसकी भी बात हम करेंगे, लेकिन पहले पब्लिक इंटरेस्ट में कुछ सवाल उठाने हैं। सिंगापुर और हांगकांग में एक्शन हुआ, लेकिन क्या एमडीएच और एवरेस्ट मसालों के भारत में भी यही हाल है? क्या भारत में इन मसालों की सिंगापुर और हांगकांग जैसी जांच हुई? इन मसालों में जिन एथिलीन ऑक्साइड की शिकायत सिंगापुर और हांगकांग ने की है, क्या उसे वाकई ही कैंसर होता है? पब्लिक इंटरेस्ट में पटियाल ने इसका परीक्षण करवाया है। संवाददाता रिया की ये रिपोर्ट देखिए, आपको जवाब मिल जाएगा। हांगकांग में एमडीएच और एवरेस्ट के कुछ मसालों में कार्सिनोजन इथाइलिन ऑक्साइड पाए जाने के बाद एबीपी न्यूज भारत में ही बाजारों में पहुंचा और हमने ये जानने की कोशिश की कि ये जो मसालों की कंपनियां हैं, ये अपनी पैकेजिंग पर कौन से इंग्रेडिएंट्स लिस्ट करती हैं। तो ये मेरे हाथ में जो आप देख पाएंगे, ये एमडीएच का सांबर मसाला है, और यहाँ पर अगर आप इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट पढ़ेंगे तो आपको कोरिएंडर, टर्मरिक, यानी कि जो तमाम ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट्स हैं वो आपको यहाँ पर नजर आएंगे। हालांकि किसी भी केमिकल का नाम यहाँ पर नहीं है, इसके कंटेंट में कोई केमिकल लिस्टेड नहीं है। तो इससे कुछ सवाल उठते हैं। सबसे पहला तो ये कि क्या ये समझ लिया जाए कि इन मसालों के प्रोडक्शन में किसी भी केमिकल का इस्तेमाल नहीं होता है, और दूसरा सवाल ये कि यदि केमिकल का इस्तेमाल होता है तो फिर वो यहाँ पर लिस्टेड क्यों नहीं है। ये 2 महत्वपूर्ण सवाल जिनका जवाब जानना बेहद जरूरी है। बार बार एथिलीन ऑक्साइड का जिक्र हो रहा है। आइए जान लेते हैं कि आखिर एथिलीन ऑक्साइड है क्या। एथिलीन ऑक्साइड एक रसायन है जिसका इस्तेमाल कीटनाशक और स्टेरलाइजिंग एजेंट के रूप में काम आता है। खाने पीने की चीजों में इसकी जरूरत और असर का परीक्षण भी पटियाल ने किया है। डॉक्टर शुभम गर्ग को सुनिए तो आपको पता चल जाएगा कि सिंगापुर और हांगकांग वाले जो कह रहे हैं वो कितना सही है। आई थिंक इस पूरे मुद्दे की जड़ इथाइलिन ऑक्साइड है, और इथाइलिन ऑक्साइड एक केमिकल है। वर्ल्ड एसोसिएशन कुछ बॉडीज़ है जैसे WHO और IARC का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर रिसर्च फॉर कैंसर, एंड उन्होंने केमिकल्स को क्लासिफाई किया हुआ है कि उसमें कितना कैंसर कॉज करने का पोटेंसी है, और ऐसे ही उन्होंने उसको ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3 में क्लासिफाई किया, जिसमें ग्रुप 1 केमिकल्स
के अंदर उनके एक्सपोजर से, लॉन्ग टर्म एक्सपोजर से कैंसर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होता है। अनफॉर्चुनेटली इथाइलिन ऑक्साइड एक ग्रुप 1 कार्सिनोजेन है, जिसके लॉन्ग टर्म एक्सपोजर से कुछ कैंसर जैसे स्टमक कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, ल्यूकीमिया, लिम्फोमा, इन सब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और इसीलिए ये एक बहुत सिग्निफिकेंट चीज़ है कि अगर आपके किसी खाद्य पदार्थ में या आपके कोई रोज़मर्रा के सेवन की चीज़ में कोई ग्रुप 1 कार्सिनोजेन मिले तो इट्स अ चिंताजनक मैटर। इतिहास की किताबों में भारतीय मसालों के किस्से हैं। दुनिया भर में भारतीय मसालों का जलवा है। जो दो कंपनियां एमडीएच और एवरेस्ट आरोपों के घेरे में हैं, उनका भी बहुत नाम है। मसाला कारोबार में उनका हिस्सा बड़ा है। उनके ऊपर आरोप का मतलब क्या है? मतलब है भारत के विश्वास में संदेह। इसीलिए पटियाल ने आप सबके विश्वास के लिए इन कंपनियों से 4 सवाल पूछे। सिंगापुर और हांगकांग की तरह भारत में भी मसाले तैयार होते हैं। क्या आपको पता है कि आपके मसालों में एथिलीन ऑक्साइड की शिकायत है? और क्या सवाल था हमारा, क्या भारत में भी एथिलीन ऑक्साइड के साथ मसाले बेचे जा रहे हैं? आपके मसालों की पैकिंग पर केमिकल के बारे में जानकारी दी जाती है क्या? एवरेस्ट कंपनी ने पटियाल के सवालों का जवाब ईमेल पर दिया। आप भी सुनिए उन्होंने क्या लिखा। हमारे सभी प्रोडक्ट्स कड़े क्वालिटी चेक से गुजरते हैं। भारतीय मसाला बोर्ड की प्रयोगशालाओं में आवश्यक मंजूरी प्राप्त करने के बाद ही हमारे मसाले एक्सपोर्ट किए जाते हैं। कई रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि एवरेस्ट को सिंगापुर और हांगकांग में बैन कर दिया गया है, लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं कि ये गलत है। एवरेस्ट को किसी भी देश में बैन नहीं किया गया है। सिंगापुर की फूड सेफ्टी अथॉरिटी ने हांगकांग के अलर्ट पर आगे की जांच होने तक हमारे सिंगापुर इंपोर्टर को कुछ समय के लिए होल्ड पर रखा है। ये बैन नहीं है। 60 में से सिर्फ एक प्रोडक्ट की जांच की जा रही है। हम हमारे कस्टमर्स को ये विश्वास दिलाना चाहते हैं कि हमारे प्रोडक्ट सेफ हैं और आपको चिंता करने की बात नहीं है। आपने एवरेस्ट का वर्जन सुना। इसके बाद पटियाल ने एमडीएच मसाले से सवाल पूछे ईमेल के जरिए। हमारी संवाददाता रिया एमडीएच के ऑफिस गई, फैक्ट्री पहुंची, लेकिन जवाब के बदले में जो कुछ मिला वो आप भी देख लीजिए। पूरे मामले की पड़ताल करते हुए एबीपी न्यूज आज दिल्ली से कुछ ही दूरी पर कोंडली में जो एमडीएच की फैक्ट्री है वहां पर पहुंचा। अब तस्वीरों में देख पाएंगे दिल्ली के पास ही कोंडली में ये एमडीएच की फैक्ट्री है और यहाँ पर हमें अंदर जाने की इजाजत तो नहीं मिली। हालांकि हम ये जानने आए थे कि यहाँ पर किस तरह से प्रोडक्शन होता है, क्या पूरी प्रोसेस होती है। अंदर हम नहीं जा पाए हैं, लेकिन जो हमें पता चला है वो यही कि यहाँ पर रॉ मटेरियल आता है, उसका प्रोडक्शन यहाँ पर किया जाता है, मशीनरी यहाँ पर है और फिर उसे आगे रिटेलर्स के लिए यहाँ से सप्लाई कर दिया जाता है। ये जो तस्वीरों में आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, ये दिल्ली के कीर्ति नगर में एमडीएच का ऑफिस है। यहाँ पर आज सुबह भी एबीपी न्यूज की टीम पहुंची थी और अब भी हम यहाँ पर आए हैं। यहाँ पर हमसे बात करने के लिए इस वक्त कोई मौजूद नहीं है। जो नंबर हमें यहाँ से मिला उस पर भी हम लगातार कॉल कर रहे हैं और वहां से भी हमें कोई जवाब मिल नहीं रहा है। तो एमडीएच को रीच आउट करने की कोशिश एबीपी न्यूज लगातार कर रहा है, उनका पक्ष जानने की कोशिश कर रहा है। आरोप संगीन लेकिन जवाब नदारद है। लेकिन सिंगापुर और हांगकांग जैसे देश के एक्शन के बाद भारतीय संस्थाएं भी हरकत में आई हैं। भारतीय मसाला बोर्ड की नींद खुली। उन्होंने एमडीएच और एवरेस्ट दोनों ही मसाला कंपनियों के क्वालिटी चेक की डिटेल्स मांगी हैं। भारत में फूड सेफ्टी की सबसे बड़ी संस्था एफएसएसएआई ने भी एमडीएच और एवरेस्ट के कई मसाला और बाकी कंपनियों से जुड़े तमाम प्रोडक्ट्स की जांच शुरू की है जो पाउडर मसाला तैयार करती हैं। देश भर में मसालों की सैंपलिंग का काम शुरू हो चुका है। हमेशा की तरह एफएसएसएआई ने इस मामले में भी हमारे सवालों का कोई जवाब नहीं दिया। पटियाल ने अपनी रिपोर्टर रिया को वहां भेजा, लेकिन इतने संवेदनशील मुद्दे पर भी उनकी स्थिति आप भी देख लीजिए। एमडीएच और एवरेस्ट के मामले पर हमने एफएसएसएआई से बात करने की कोशिश की। हम उनके ऑफिस पहुंचे। इस पूरे मामले पर उन्होंने आधिकारिक बयान देने से इनकार किया है। हालांकि हमें जो जानकारी मिल पाई है उसके मुताबिक किसी भी मसाले में इथाइलिन ऑक्साइड भारत में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इसके इस्तेमाल पर पूरी तरह से बैन है। और दूसरा हमें ये भी पता चला कि एमडीएच और एवरेस्ट के इस मामले के सामने आने के बाद कुछ सैंपल्स ड्रॉ किए जा रहे हैं। उन सैंपल्स की जांच की जाएगी और यदि उसमें कोई खामी पाई जाती है तो आगे उस पर एक्शन किया जाएगा। 24 मार्च को पटियाल ने आपको पब्लिक इंटरेस्ट में पंजाब के पटियाला की एक खबर दिखाई थी।
बर्थडे का केक खाकर एक बच्ची की दुखद मौत हो गई थी। केक जोमैटो कंपनी से मंगवाया गया था। आज इसमें एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ है जिसकी जानकारी पटियाला आपको देना चाहता है ताकि आप घर बैठे खाने की डिलीवरी में सुरक्षित रहें। पहला खुलासा, 10 साल की मानवी की मौत के लिए केक की सैकरीन जिम्मेदार। दूसरा खुलासा, केक की सिंथेटिक स्वीटनर के साथ पकाए जाना इसकी दूसरी बड़ी वजह थी। और तीसरा खुलासा, केक पकाने के लिए सैकरीन और आर्टिफिशियल स्वीटनर ज्यादा मात्रा में इस्तेमाल किया गया था जो बच्ची की मौत का कारण बना है। केक का सैंपल कितने मानकों पर सही उतरा और कितने मानकों पर फेल हुआ, पटियाला के हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर विजय से इसकी पूरी डिटेल सुनिए। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਅਸੀਂ ਸੈਂਪਲ ਇੰਡੀਆ ਬੇਕਰੀ ਤੋਂ ਭਰੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਕੇਕ ਦੇ ਭਰੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਸੈਂਪਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਆਏ ਨੇ, 2 ਸਬ ਸਟੈਂਡਰਡ ਆਏ। ਸਬ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੇ ਤੈਅ ਮਾਤਰਾ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਾਂ ਵੱਧ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬ ਸਟੈਂਡਰਡ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਬ ਸਟੈਂਡਰਡ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੋਟਸ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਜ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੇ ਸੈਕੰਡਲੀ ਉਹਦੀ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। पब्लिक इंटरेस्ट में अब बात पब्लिक के पॉलिटिकल इंटरेस्ट की कर लेते हैं। उद्धव ठाकरे की पार्टी ने महाराष्ट्र लोकसभा चुनाव पर अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है और घोषणा पत्र को नाम दिया गया है वचननामा। इससे पहले सुबह शरद पवार ने भी अपना घोषणा पत्र जारी किया। इसमें पेट्रोल और डीजल पर लगने वाले टैक्स को कम करने का वादा किया गया है और साथ ही यह भी कहा गया है कि सरकारी विभागों में खाली पड़े पदों को भरा जाएगा। वंदे भारत ट्रेन में यात्रियों को अब आधा लीटर पानी मिलेगा। रेलवे ने पानी की बर्बादी को कम करने के लिए यह फैसला लिया है। पहले यात्रियों को 1 लीटर की बोतल मिलती थी, अब यात्रियों को 500 ml की बोतल मिलेगी। दोबारा डिमांड करने पर बिना चार्ज के 1 बोतल और दे दी जाएगी।